जी, अब जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो क्वेश्चन आइटम जो है वो बनता है, तो आइटम राइटर जो है वो जो बंदा इस क्वेश्चन को बना रहा होता है उसके ज़हन में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एसएलओ के बाद जो है वो कॉग्निटिव लेवल और डिफ़िकल्टी लेवल होता है। कॉग्निटिव लेवल में 3 लेवल्स आते हैं। ये जब हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें ये आते हैं कॉग्निटिव डोमेन में। तो कॉग्निटिव लेवल 3 हैं जिन पे पैक में काम होता है। अब ये 3 कौन-कौन से हैं? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नॉलेज बेस्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान का पहला आइन कब बना? पाकिस्तान का दूसरा आइन कब बना? इंग्लिश की बात करें तो वाउल्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? यानी कि ये ऐसे इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हो रही होती है तो वो नॉलेज बेस्ड होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि हमने देखना है कि बच्चे को समझ कितनी है। और एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें उस क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि कोई ख़ास साइंस का या इंग्लिश का, लैंग्वेज का या इवन इस्लामियात या मुताले पाकिस्तान का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो है और उसमें हमने देखना है कि क्या बच्चा इस काबिल हो गया है कि वो उसको एक नई सूरत हाल में उसको अप्लाई कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो इसको हम कहते हैं कि वो एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। तो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है 0.61। जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है 0.51 और जो एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन होता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है 0.41। 0.61 का मानी ये है कि जो क्वेश्चन है उसका कॉग्निटिव लेवल नॉलेज बेस्ड है और उसको 60% बच्चे जो हैं वो हल कर सकते हैं, उसको आसान गिरदाना जाता है। और अगर वो 80 से ज़्यादा है तो उस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन समझा ही नहीं जाता। ठीक, क्योंकि अगर तो 100% बच्चे या 80% से ज़्यादा वो सारे कर जाते हैं तो वो मेयारी क्वेश्चन नहीं है। तो 60% और 80% के दरमियान में जो बच्चे जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जो है वो ठीक है और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। और फिर इसी तरह एक मार्क किया गया है उसको कि डिफ़िकल्टी लेवल कॉग्निटिव लेवल के साथ। तो जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल का होगा वो 0.51 है, 0.50 या 0.51। अब इसमें क्या होगा कि 50% बच्चे यानी कि आधी निस्फ जो बच्चे हैं क्लास में या स्कूल में जो भी, तो वो जो हैं वो उस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ 40% बच्चे जो हैं वो उस को हल कर पाते होते हैं। ये एक अंदाज़ा होता है कि इस तरह से जो है वो जो आइटम है वो जब फील्ड में जाएगा तो उसका ये डिफ़िकल्टी लेवल बनता है उसकी कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से। फिर जब आइटम डेवलप हो रहा होता है तो उसमें स्टेम पर बड़ी तवज्जो की जाती है कि जो एमसीक्यूज़ की जब हम बात करते हैं। अच्छा, ये भी इसमें हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस जो होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं। पेपर जो है वो जो बनता है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से उसमें एमसीक्यूज़ भी होते हैं, सीआरक्यूज़ भी होते हैं और ईआरक्यूज़ भी होते हैं। एमसीक्यूज़ हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सीआरक्यूज़ हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और ईआरक्यूज़ हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो इन तीनों किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक कॉग्निटिव लेवल भी है और उनका एक डिफ़िकल्टी लेवल है। अब इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर हम देखते हैं कि अब इन तीनों तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें देखा जाता है कि स्टेम जो है वो बिल्कुल इतनी आसान हो कि बच्चे को ईज़िली समझ आ सके। अगर स्टेम ऐसी है कि जो समझ नहीं आ रही एमसीक्यूज़ में या ईआरक्यूज़ में या सीआरक्यूज़ में, तो ऊपर इंस्ट्रक्शंस डाली जाती हैं। फिर जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनकी क्वालिटी पे बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। और क्वालिटी पे जब हम बात करते हैं तो उसके देखा जाता है कि जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं या जो स्टेम है, जो सवाल है, उसकी जो ऑप्शंस होती हैं उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। वो जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो सेम फैमिलीज़ हों। लेट्स सपोज कि आपने क्वेश्चन के अंदर जो स्टेम है, जो आपने सवाल पूछा है वो आर्टिकल्स के रिलेटेड है,
ठीक है, यूज़ ऑफ आर्टिकल है इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो उसके नीचे जो डिस्ट्रैक्टर्स होंगे वो सेम फैमिली के होंगे, कि हमने देखना है कि उसके अंदर स्टेम के अंदर अगर वो कोई खाली जगह है कि कौन सा मुनासिब जो सूटेबल जो है वो आर्टिकल लगना है, लेकिन नीचे जो डिस्ट्रैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे आर्टिकल्स ही होंगे। ये नहीं है कि एक आर्टिकल और बाकी कोई वर्ब है, कोई और चीज़ है, कोई सब्जेक्ट है ऐसा। तो फैमिली को भी देखा जाता है। फिर इसके अंदर मुनासिब जो है वो स्कैफोल्डिंग भी की जाती है। स्कैफोल्डिंग क्या है? बच्चे की जो लेवल के हिसाब से उसकी हेल्प भी की जाती है। हेल्प कैसे की जाती है? उसके साथ कोई ना कोई तस्वीर लगाई जाती है क्वेश्चन के साथ, ताकि बच्चा जो है उस पिक्चर को देख के भी कुछ जज कर पाए और वो अपना जो क्वेश्चन है उसको हल करने में उसकी कोई हेल्प हो सके। इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इस तरह से ये स्कैफोल्डिंग की जो टेक्निक है इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखा जाता है कि लेवल के हिसाब से कि हर चीज़ जो है जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है उसमें करेक्टनेस हो, उसमें बायसनेस ना हो, उसका फॉर्मेट देखा जाता है। फिर ऐसा है कि कोई क्वेश्चन जो है वो किताब से बाहर नहीं होना चाहिए। बाकायदा हर क्वेश्चन के साथ चैप्टर नंबर लिखा जाता है, पेज नंबर लिखा जाता है और उसको हर हवाले से परखा जाता है और फिर जाके जो है आइटम डेवलपर जो है या आइटम राइटर जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को और असेसमेंट एक्सपर्ट को वो दिखाता है और फिर जो है वो आइटम राइटिंग के फेज़ में से गुजर कर पास होता है। अब ये सारे अमल के ज़रिए से जब आइटम राइटिंग की पूरी जो एक्सरसाइज हो चुकी होती है तो अगेन एक नए फेज़ में यही क्वेश्चन बैंक जो है वो दाखिल होता है और उसको हम कहते हैं रिव्यू। रिव्यू अगेन जो है कुछ पूरे पंजाब से तमाम अजला से एक्सपर्ट और अपने सब्जेक्ट के माहिर लोगों को बुलाया जाता है और उनको एक जगह बैठा के और अगेन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असेसमेंट एक्सपर्ट की मौजूदगी के अंदर उन्हीं क्वेश्चंस को जो पहले बनाए गए होते हैं उनको रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के लिए भी यही तमाम चीज़ें जो पहले बयान की गई हैं कि उसमें SLOs देखे जाते हैं, सब स्टैंड्स देखे जाते हैं, स्टैंड्स देखे जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाता है, कोग्निटिव लेवल देखा जाता है, स्टेम पे बात होती है, डिस्ट्रैक्टर्स की बात होती है, यही बायसनेस ना हो उसमें स्कैफोल्डिंग की बात भी होती है और फॉर्मेट की बात होती है। ठीक, तो साथ में जो है इस पे तमाम जो पूरे पंजाब से लोग आए होते हैं वो एक जगह पे बैठ के फिर वो इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और वो जो क्वेश्चन है उसको रिव्यू करके फिर वो आगे भेजते हैं। आगे किसके पास भेजते हैं? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास और असेसमेंट एक्सपर्ट के पास। ये भी जब उसको ओके करते हैं तो ये यहाँ तक ऐसे रिव्यू का काम जो है वो मुकम्मल हो जाता है। एक फ़ेज़ अगली फ़ेज़ मुकम्मल हो जाती है। उससे अगली फ़ेज़ है पायलटिंग की। यही जो क्वेश्चन बैंक है इसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं और उनको मुख्तलिफ़ स्कूलों के अंदर पायलटिंग उनकी की जाती है कि उनको टेस्ट किया जाता है कि क्या इनमें कोई गलतियाँ तो नहीं हैं। जब उनको पायलटिंग की जाती है तो वहाँ से जो फीडबैक आता है उस पर रिसर्च की जाती है कि इसमें कोई लूप होल तो नहीं है और हर चीज़ को देख के परख के और फिर जो है एंड पे जो आखिरी शक्ल बचती है इस क्वेश्चन बैंक की, दैट इज़ रेडी टू गो। फिर उसको इस क्वेश्चन बैंक को इस्तेमाल किया जाता है स्कूलों के लिए पेपर बनाने के लिए। तो इसी क्वेश्चन बैंक में से जो मतलब 700 क्वेश्चन हो सकते हैं, 800 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, उन्हीं में से हर स्कूल के लिए जो है वो क्वेश्चन पेपर जो सिस्टम है वो जनरेट करता है। और नई बात ये है कि हर स्कूल के लिए एक अलग क्वेश्चन पेपर होता है ताकि जो चीटिंग का निज़ाम है इसको ख़त्म किया जा सके। और हर स्कूल के लिए अलग जो है वो क्वेश्चन पेपर आ गया और अब कंडक्ट करने का तमाम जो ज़िम्मा है वो जो कंसर्न स्कूल्स हैं उनके ज़िम्मे है। अब पैक का कंडक्ट करने का कोई अमल दखल नहीं होता। हाल ही में कुछ और भी बातें इधर उधर गर्दिश कर रही थी कि शायद पैक जो है दोबारा से इस दफ़ा पेपर कंडक्ट करेगा, लेकिन मौजूदा इतलात के मुताबिक अभी तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। दूसरी बात जो असातिज़ा इकराम अक्सर जो है वो पूछते हैं कि
छठी, 7वीं और 8वीं का जो सिलेबस एसएनसी के तहत आया है वो सारे का सारा इंग्लिश मीडियम है। तो वो बड़े परेशान हैं कि क्या हम उर्दू मीडियम में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा, क्या बच्चे जो हैं जब पेपर हल करेंगे तो क्या वो उर्दू में लिख सकते हैं कि आया उनको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो इस जो है दोनों बातों पे अभी तक जो है कोई फ़ैसला नहीं आया कि क्या जो बुक्स हैं वो उर्दू मीडियम में पब्लिश होंगी कि नहीं। और दूसरा जो है बच्चे क्या उर्दू मीडियम में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स। तो इन दोनों बातों पे जो है अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ।